अस्सलाम वालेकुम, आई एम मिसबा आसिफ। आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन इन हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। इससे पहले हमने पढ़ा था एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब हम स्पेसिफिकली बात करेंगे सबसे पहले हाइड्रा की। तो एक्सक्रीशन इन हाइड्रा में हमारे पास जो है, मैंने यहाँ पे डायग्राम बना के दिखा दी है। सबसे पहले हम इसकी डायग्राम समझ लेते हैं। ये जो होते हैं टेंटिकल्स होते हैं, और ये जो पूरी बॉडी है हाइड्रा की, और बॉडी के अंदर एक कैविटी है जिसको कहते हैं गैस्ट्रोवेस्क्यूलर कैविटी। ठीक है, एक ओपनिंग होती है बस जिसको कहते हैं माउथ। अब उसके बाद हम इसका पढ़ना शुरू करते हैं कि इसमें होता क्या है। हाइड्रा में जो है नाइट्रोजिनस वेस्ट जो होता है वो इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि नाइट्रोजिनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। नाइट्रोजिनस नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया पाया जाता है। इसके बाद हमारी जो हाइड्रा की बॉडी के तमाम सेल्स होते हैं वो इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद वाटर होते हैं। किस तरह से? ये जो बाहर के सारे सेल्स हैं ये बाहर के वाटर से कांटेक्ट में, और ये जो अंदर कैविटी के सेल्स हैं अंदर कैविटी के वाटर से जो है क्या कांटेक्ट में है। तो इस तरह जो हाइड्रा होता है उसके अंदर जो रिमूवल होता है बेटा, मतलब वेस्ट का जो वेस्ट मटेरियल का रिमूवल होता है वो थ्रू दी सिंपल डिफ्यूजन होता है। तो हम अगला पॉइंट ये लिख लेते हैं कि रिमूव अमोनिया रिमूव बाय सिंपल डिफ्यूजन, या फिर सिर्फ अमोनिया रिमूव बाय सिंपल डिफ्यूजन। अब हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं यहाँ पे कि इन्होंने बोला था क्या, मैंने आपको बताया कि अमोनिया रिमूव बाय सिंपल डिफ्यूजन। तो इसमें क्या है कि एक्सटर्नल सरफेस से भी अमोनिया रिमूव हो रहा है और इंटरनल से भी हो रहा है। एक्सटर्नल से एक्सटर्नल के वाटर में हो रहा है और इंटरनल से इंटरनल के वाटर में हो रहा है। इंटरनल में क्या होगा, जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में हमारे पास आएगा ये वेस्ट मटेरियल, वहाँ से क्या होगा कि वाटर इस तरह से अंदर आ रहा है, इसी तरह से वेस्ट मटेरियल जो होगा वो बाहर चला जाएगा। ठीक है, हाइड्रा का बस इतना ही है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं मुश्किल। अब हम अगला टॉपिक पे आते हैं जो कि है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया। एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया में मैंने यहाँ पे एक प्लेनेरिया की भी डायग्राम बना दी है। प्लेनेरिया के लिए आपने याद रखना है कि ये एक फ्री लिविंग फ्लैटवर्म है। ठीक है, और इसके पास जो है एक डेवलप सिस्टम होता है एक्सक्रीटरी, जिसको कहते हैं ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, अब इसमें होता क्या है प्लेनेरिया में, या प्लेनेरिया के एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है, दो लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब्स होती हैं। इस तरह ट्यूब्स या कैनाल्स की तरह आपको नज़र आ रही हैं। ये दो लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब्यूल्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, लेटरल साइड पर होती हैं। लेटरल साइड क्या कहते हैं, ये जो बॉडी का मिड पॉइंट है इससे करीब के स्ट्रक्चर इसको कहते हैं मीडियली, और जो साइड पे होते हैं उन्हें कहते हैं लेटरल। तो ये लेटरली चल रही होती हैं और ये इंटायर लेंथ पे होती हैं, एनिमल की इंटायर लेंथ को कवर कर रही होती हैं। इसके बाद क्या होता है, इसमें जो है हर टिब्यूल्स में से, यानी कि ईच टिब्यूल गिव राइज टू न्यूमरस बल्ब लाइक सेल्स कॉल्ड। अब इसमें से जो बल्ब लाइक ये सेल्स निकल रहे हैं हर टिब्यूल्स में से, उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया। क्या? प्रोटोनेफ्रीडिया या फिर फ्लेम सेल्स भी कहते हैं। अब फ्लेम सेल्स का स्ट्रक्चर हम देखें तो फ्लेम सेल्स ये बना के मैंने दिखा दिया यहाँ पे, यहाँ छोटे छोटे थे यहाँ बड़े करके बता दिए। ये जो फ्लूइड है बॉडी का इसके अंदर फ्लेम सेल्स मौजूद हैं, और ये टिब्यूल्स जा रही हैं। तो फ्लेम सेल्स के अंदर होते हैं टफ्ट ऑफ सीलिया। अब ये टफ्ट ऑफ सीलिया क्या है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये इसकी बॉडी के अंदर या इसके ल्यूमन के अंदर बहुत सारे सीलिया मौजूद होते हैं। ठीक है, जो कि टिश्यू फ्लूइड के अंदर जो है फ्लिकरिंग फ्लेम की तरह बीट करते हैं, मतलब इसकी मूवमेंट फ्लिकरिंग फ्लेम की तरह। फ्लिकरिंग फ्लेम क्या चीज़ हो गई, जो टिमटिमाती हुई मतलब फ्लेम होती है कैंडल्स वगैरह की, उसकी तरह, जिसकी वजह से प्रोटोनेफ्रीडिया को फ्लेम सेल्स का नाम दिया गया है। अब क्या होता है, वाटर जो होता है अमोनिया के साथ साथ, ये टिश्यू फ्लूइड में से अमोनिया के साथ साथ वाटर भी डिफ्यूज़ होकर अंदर आता है फ्लेम सेल्स के अंदर। उसके इसका ल्यूमन है, मतलब इसका ल्यूमन बना हुआ है, इसका न्यूक्लियस है,
और ये सीलिया है। तो ल्यूमन के अंदर अमोनिया के साथ साथ हमारा वाटर भी आ रहा है और फिर वहाँ पे क्या होगा, बीटिंग मतलब सीलिया बीट करेंगे और इस पूरे सॉल्यूशन को जो है यहाँ अंदर की तरफ प्रोपेल करेंगे, ट्यूब्यूल में या कैनाल में प्रोपेल करेंगे। उसके बाद क्या होगा, वहाँ से जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। जो हमने बताया था कि बाहर की तरफ एक्सक्रीटरी पोर्स होते हैं, उनके ज़रिए यहाँ पे जो है ये एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। अब इस मूवमेंट के दौरान अगर एनिमल को ज़रूरत होगी तो वाटर की रीएब्जॉर्प्शन भी होगी, अगर एनिमल को ज़रूरत होगी तो, वरना नहीं होगी। और बाकी का जो यूरिन होगा यानी एक्सक्रीटरी फ्लूइड होगा वो इन द फॉर्म ऑफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बॉडी से पास होगा। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का क्या मतलब है, वो सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट या फिर अमोनिया या इस तरह से जो कंसंट्रेशन है उसमें वो जो है कम होगी और वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। जाहिर है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन किस लिए एक्सक्रीट कर रहे हैं, ताकि ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन हो। तो इससे हमें ये पता चला कि फ्लेम सेल्स जो होते हैं या क्या कर, मेरा मतलब ये है कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये एक रोल प्ले कर रहा है, फ्लेम सेल जो है एक रोल प्ले कर रहा है इन ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन की भी पूरी वीडियो है, उसमें ये ज़्यादा अच्छे से समझाया हुआ है, मतलब डिटेल में है। लेकिन अभी आपने याद रखना है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन कर रहा है, तो उसको ऑस्मो रेगुलेशन में भी रोल है। उसके अलावा जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है ज़्यादातर बॉडी का, वो क्या होता है, बॉडी सरफेस से रिमूव हो जाता है या फिर गट में चला जाता है और गट के बाद जो है वो वहाँ से रिमूव हो जाता है थ्रू दी माउथ एंड डाइजेस्टेड फूड के साथ साथ। बाकी जो पैरासिटिक फ्लैटवर्म्स होते हैं वो अपने बॉडी फ्लूइड्स के जो एनवायरनमेंट होता है उनके होस्ट का, उससे आइसोटोनिक होते हैं, तो उनमें इसकी ज़रूरत नहीं होती है हाइपोटोनिक और इस सब चीज़ों की। उसके अलावा जो फ्लेम सेल्स होते हैं वो सिर्फ एक्सक्रीशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट का, यानी कि क्योंकि उनका बॉडी का जो फ्लूइड होता है वो आइसोटोनिक होता है, हो से तो उनको ऑस्मो रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं होती है, तो उनके फ्लेम सेल्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजिनस वेस्ट का एक ही एक्सक्रीशन करवाते हैं, उसमें रेगुलेशन नहीं करवाते हैं पैरासिटिक फ्लैटवर्म्स। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म। अब अर्थवर्म की अगर हम बात करें तो अर्थवर्म के पास जो होता है एक्सक्रीटरी और ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन मिक्स होता है या कंबाइन होता है, और उस ऑर्गन को कहते हैं मेटानेफ्रीडिया। उस ऑर्गन को कहते हैं मेटानेफ्रीडिया। अब हमें कोई भी पूछ सकता है कि एक्सक्रीटरी ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन कौन सा होता है, तो हमें याद होना चाहिए अर्थवर्म में होता है मेटानेफ्रीडिया। ठीक है, अब ये मेटानेफ्रीडिया क्या होता है, ये अरेंज होता है सेगमेंटली, यानी कि ये अर्थवर्म जैसे इसके अंदर सेगमेंट्स पाए जाते हैं बहुत सारे, तो हर सेगमेंट में मौजूद होता है हमारा मेटानेफ्रीडियम। सही कि अगर एक होगा तो मेटानेफ्रीडियम, ज़्यादा है तो मेटानेफ्रीडिया। अब ये मेटानेफ्रीडियम है क्या, एक हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल है। सही है, इस तरह से ये जो ग्रीन कलर से मैंने बना के समझाई हुई है यहाँ पे, ये पूरी ट्यूब्यूल है, बहुत तेज बहुत ज़्यादा कॉइल्ड है। तो इसको क्या है, ये एक सिलोमिक फ्लूइड में इमर्स हुई हुई है, यानी कि ज़ाहिर है बॉडी के अंदर फ्लूइड होगा तो ये उसमें इमर्स हुई हुई है और सराउंड हुई हुई है थ्रू ब्लड कैपिलरीज। देखें इसको रेड कलर की ब्लड कैपिलरीज ने पूरी तरीके से सराउंड किया हुआ है। अब इसकी भी दो ओपनिंग्स होती हैं, यानी कि ये दोनों साइड से ओपन होता है, ब्लाइंड नहीं होता है। तो इसकी दो ओपनिंग्स होती हैं। इंटरनल ओपनिंग जो होती है उसको कहते हैं नेफ्रोस्टोम। ठीक है, ये होती है इंटरनल ओपनिंग, ये हर जगह पे इंटरनल ओपनिंग है, ये इंटरनल ओपनिंग है, इसे कहते हैं नेफ्रोस्टोम। ये सीलोम के अंदर होती है और सीलिएटेड फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। देखें फनल लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पे भी फनल लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है। जबकि जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है उसको कहते हैं हम नेफ्रीडियोपोर। ये बॉडी के एक्सटर्नल साइड पे ओपन हो रही है, इसको कहते हैं हम नेफ्रीडियोपोर। ठीक है, अब नेफ्रीडियोपोर हम पर चल गया इंटरनल क्या होती है और एक्सटर्नल क्या होती है, ये आपको याद रखना है, ये एमसीक्यूज़ में भी पूछी जा सकती है। अब जो कॉइल ट्यूब्यूला पार्ट है, ये पूरा ट्यूब्यूलर पार्ट है, ये डायलेट होता है। कहाँ पे डायलेट होता है, ओपनिंग, ये ओपनिंग जो बॉडी की बन रही होती है, नेफ्रीडियोपोर बन रहा होता है, उससे थोड़ा पहले डायलेट होता है और डायलेट होके क्या बनाता है, ब्लैडर बनाता है। ठीक है, डायलेट होके ब्लैडर बनाता है। उसके बाद क्योंकि बीटिंग हो रही होती है सीलिया की, नेफ्रोस्टोम, अब नेफ्रोस्टोम्स में भी सीलिया मौजूद होते हैं, ये रहिए नेफ्रोस्टोम, इसमें सीलिया मौजूद होते हैं। इसके बीटिंग एक्शन से क्या होता है, जो सीलोम के अंदर फ्लूइड होता है, सही है, वो क्या करता है,
अपने यानी कि इस फ्लूइड को अंदर ले जाता है टिब्यूल के अंदर। उसमें से कुछ सब्सटेंसेस भी सिक्रीट होते हैं एक्सक्रीशन के लिए। अब सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है, यूज़फुल सब्सटेंसेस की। इस पूरी टिब्यूल के अंदर जो है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है उन यूज़फुल सब्सटेंसेस की जिनको बॉडी की ज़रूरत होती है, और उसके बाद अब्जॉर्प्शन के बाद वो वापस ब्लड में चली जाती हैं सर्कुलेशन में। और जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ये यूरिन होता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बार लिख के भी दिखा देती हूँ कि जो सराउंड हुई होती हैं ये ब्लड कैपिलरीज से हुई होती हैं, और इंटरनल ओपनिंग हमने बता रही थी क्या होती है इंटरनल ओपनिंग, नेफ्रीडियोपोर नहीं, नेफ्रीडियोपोर नहीं होती, कौन सी होती है, नेफ्रोस्टोम। ये आपने याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। और एक्सटर्नल ओपनिंग क्या होती है, नेफ्रीडियोपोर, पोर के जरिए रिलीज हो रहा है, या एक्सक्रीटरी ओपनिंग है। अब ये कहाँ पे क्या, यहाँ क्या होता है, बीटिंग एक्शन ऑफ सीलिया फ्लूइड इज सक्ड इनटू एक्सक्रीटरी टिब्यूल, और वहाँ पे क्या होती है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ये आपको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए, ये क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। और यूरिन कहाँ पे एम्प्टी होगा, ब्लैडर में, और ब्लैडर से नेफ्रीडियोपोर, एंड फाइनली एक्सक्रीट आउट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे समझ आ गया पूरा एर्थवर्म का। अब उसके बाद हम जो है पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। एक्सक्रीशन इन कॉकरोच में भी मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम बना के दिखा दिया। बेसिकली ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके बीच में ही एक्सक्रीशन का भी प्रोसेस, डायग्राम अलग से नहीं बन सकती, तो मैंने इसी के अंदर शो करके दिखा दिया है। अब कॉकरोच और दूसरे और जो इंसेक्ट्स होते हैं उनका एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है लॉन्ग, थिन और ब्लाइंड टिब्यूल्स से बना हुआ होता है, ठीक है। उन टिब्यूल्स को कहते हैं मालपीजियन टिब्यूल्स। तो इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है ये भी आपने याद रखना है। हर ऑर्गेनिज्म का या हर एनिमल का एक्सक्रीटरी ऑर्गन आपको अच्छे से याद होना चाहिए। मालपीजियन टिब्यूल्स, और ये क्या होता है, अराइज होती हैं एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट। अब ये मिड गट और हाइंड गट क्या होता है देख लेते हैं। ये पूरा गट ट्यूब है, ये पूरी गट ट्यूब है, और ये जो है क्या है, कोलॉन है। ये कोलॉन होता है और ये रेक्टम होता है। तो इसकी जो डिस्टल 2/3 होता है उसके बाद यहाँ पे ख़त्म हो रहा होता है मिड गट, और जो डिस्टल 1/3 होता है यहाँ से हाइंड गट स्टार्ट हो रहा होता है। तो इनके जंक्शन पे मालपीजियन टिब्यूल्स पाई जाती हैं, ठीक है। अब मालपीजियन टिब्यूल्स हम यहाँ पे लिख लिया, पहला पॉइंट यही जंक्शन वाला, जंक्शन पे मौजूद होती हैं। दूसरा पॉइंट हम ये बताएंगे कि जो मालपीजियन टिब्यूल्स होती हैं इमर्ज हुई हुई होती हैं इन दी हीमोलिम्फ। किस तरह से इमर्ज हुई हुई होती हैं, क्योंकि कॉकरोच की बॉडी में ओपन सर्कुलेशन होती है, तो वहाँ पे हीमोलिम्फ पाए जाते हैं, यानी हीम, ब्लड और लिम्फ मिक्स होता है, इसकी वजह से इसे हीमोलिम्फ कहते हैं। और ये हीमोलिम्फ में इमर्ज हुई हुई होती हैं। और क्या होता है, सेल्स और मालपीजियन टिब्यूल्स जो होते हैं, यानी कि इन टिब्यूल्स के जो सेल होते हैं वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं एक्सक्रीटरी वेस्ट को, लेकिन साथ साथ कुछ यूज़फुल सब्सटेंसेस भी क्या होते हैं हीमोलिम्फ में मौजूद जो होते हैं वो भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एब्जॉर्ब एक्सक्रीटरी वेस्ट। एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है अब्जॉर्ब करती हैं, लेकिन साथ साथ मैंने कहा यूज़फुल सब्सटेंसेस भी जो है अब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए जो होता है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है यूज़फुल सब्सटेंसेस की। जो यूज़फुल सब्सटेंसेस हमारे चले गए होते हैं गलती से, वो उसकी सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है। और यूरिक एसिड जो बनता है, अच्छा ये हमें याद रखना है कि कॉकरोच के अंदर जो है यूरिक एसिड एक्सक्रीट होता है, ठीक है। यूरिक एसिड एक्सक्रीट होता है, तो यूरिक एसिड जो बनता है वो डिस्चार्ज हो जाता है इन दी रेक्टम, रेक्टम में चला जाता है यूरिक एसिड। और रेक्टम यूरिक एसिड को स्टोर करता है कुछ देर के लिए। क्यों स्टोर करता है, ताकि वहाँ पे सॉल्ट और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो सके, और यूरिक एसिड मज़ीद ड्राई हो जाता है और फीसिस के साथ जो है बॉडी से पास आउट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो है चारों हमारे ऑर्गेनिजम्स की हमने पढ़ ली है। एक्सक्रीशन या एक्सक्रीशन का टॉपिक इन एनिमल्स कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आई है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।